हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 4 और 5 की हिंदी की कार्य पुस्तिका प्रयास, जिसका आज का हमारा कार्यपत्रक रहेगा 61। एक से लगाकर हमने 60 तक कार्यपत्रक देख लिए हैं। आज है 61वां कार्यपत्रक, जो इस प्रकार है। दक्षता रहेगी उसमें व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाना है। पहला क्वेश्चन है कार्यपत्रक 61 का। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। जो नीचे गद्यांश दे रखा है उसमें विराम चिन्ह नहीं लगा रखे हैं, तो उन्हीं विराम चिन्हों को लगाकर हमें वापस पुनः यहाँ नीचे लिखना था। तो इस प्रकार हम विराम चिन्ह लगाएंगे। कहाँ कहाँ पर विराम चिन्ह लगेंगे वो देखें, और कौन कौन से विराम चिन्ह लगेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से ही। बुराराम और करीम स्कूल जा रहे थे, तो यहाँ पर हमारा ये खड़ी पाई लगेगी। तभी, जिसे बोलते हैं पूर्ण विराम, तभी करीम का पैर कीचड़ से भरे खड्डे में पड़ा और करीम गिर पड़ा। वापस पूर्ण विराम। बुराराम बोला, अरे। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, जिसमें एक खड़ी पाई होती है और उसके नीचे एक बिंदी होती है, वो लगानी है। ये क्या हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ये क्या हुआ? आगे है, करीम कराते हुए उठा और बोला, यार मैं तो सामने झाड़ी पर बैठी तितली देखने लगा था और पता ही नहीं चला कि कब खड्डा आया, गिर पड़ा। वापस यहाँ पर पूर्ण विराम। आगे है, सारे कपड़े ही खराब हो गए। बुराराम ने कहा, वापस यहाँ लगाना है। जिस प्रकार ये लगा रखे हैं उस प्रकार आपको वापस लगाने हैं। जहाँ जहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगा रखा है, जहाँ पर विस्मयादिबोधक, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो रखा है, वैसे वैसे आपको ये लगाकर और वापस पुनः इसी खाली जगह में जो रिक्त स्थान दे रखा है यहाँ पर वापस लिखना। मैंने टोटल नहीं लिखा, यहाँ तक लिखा, आपको वापस पूर्ण लिखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही विराम चिन्ह लगाते हुए लिखिए। सही विराम चिन्ह लगाते हुए लिखना था, जो इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहला है, बहुत कम समय पहले की बात है, तो इसमें हमारे यह पूर्ण विराम लग जाएगा। दूसरा है, उस समय आदमी के पास धान नहीं था, इसमें भी पूर्ण विराम लग जाएगा। उस समय तीसरा है, उस समय आदमी क्या खाता था, तो इसमें प्रश्नवाचक लग जाएगा। अगला है, बहुत समय बाद आदमी को धान मिला, इसमें पूर्ण विराम। यह तुमने क्या कर दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है, क्या तुमने उसे आदमी को देखा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कितना बड़ा हाथी है, वापस प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है, सभी को माता पिता की आदर करनी चाहिए, इसमें पूर्ण विराम चिन्ह। इसी प्रकार हमें ये विराम चिन्ह का प्रयोग करके इनको पुनः यहाँ अपने रिक्त स्थानों में लिखेंगे। अब आता है आपके कार्यपत्रक 62, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लिख पाना। जिसमें हमारी पत्र लिखना है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, माना कि आप कक्षा 5 के छात्र हैं, आपकी कक्षा के सभी बच्चे पिकनिक पर जाना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने प्रधानाध्यापक जी को पिकनिक पर जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। कुछ ज़रूरी सूचना को शामिल कर सकते हैं, जैसे कक्षा के कितने बच्चे जाएंगे, कब जाएंगे, आने जाने का साधन क्या है, कितने दिन का भ्रमण होगा, कहाँ कहाँ घूमने आदि। इस प्रकार ये जो प्रश्न में दे रखे हैं उसी के आधार पर हमें प्रधानाध्यापक जी को एप्लीकेशन लिखनी है पिकनिक पर जाने के लिए प्रार्थना पत्र। कैसे लिखोगे, तो शुरू करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढेगाना। हमारा विषय रहेगा पिकनिक पर ले जाने हेतु या पिकनिक पर जाने हेतु। आप लिख सकते हो पिकनिक पर जाने हेतु।
महोदय जी, नम्र निवेदन है कि हम कक्षा 5 के 25 छात्र 5 दिन के लिए पिकनिक मनाने हेतु माउंट आबू जाना चाहते हैं। कहाँ पर जाना चाहते हैं? माउंट आबू जाना चाहते हैं। हम लोग सोमवार 9 दिसंबर 2024 को जाकर 15 दिसंबर 2024 को पुणे लौट आएंगे। ट्रेन में सफ़र करेंगे। सफ़र का लिखा हुआ था, उसमें तो लिखेंगे ट्रेन में सफ़र करेंगे। आबू रोड पहुंचकर टैक्सी से, कहाँ से? टैक्सी से माउंट आबू जाएंगे। वहाँ हम गुरु शिखर, नक्की झील, देलवाड़ा मंदिर आदि देखेंगे। हमारे कक्षा अध्यापक जी के साथ हम पिकनिक पर जाने की अनुमति दें। इस प्रकार लिखे। फिर बाद में आ जाएगा धन्यवाद। फिर आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य सुरेश, कक्षा 5 का विद्यार्थी, और दिनांक लिख देंगे यहाँ पर। इस प्रकार हमें एक प्रार्थना पत्र लिखना था, जो इस प्रकार हम कंप्लीट कर देंगे। अगला आता है कार्यपत्रक 63, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी उपसर्ग और प्रत्यय को शामिल करते हुए नए शब्दों का निर्माण करना। हमें इसमें क्या करना है? उपसर्ग और प्रत्यय को शामिल करना है और नए नए शब्द बनाने हैं। तो दिया गया प्रश्न है पहला, नीचे लिखे शब्दों में इला शब्द जोड़कर नया शब्द बनाना है। क्या बनाना है? इला शब्द। इला शब्द जोड़कर प्रत्यय लगाना है। जहर प्लस इला जहरीला। इसी प्रकार हमें इनके अर्थ भी लिखने हैं, जिसमें जहर हो। गर्व प्लस इला गर्विला, जिसमें गर्व हो। कांटा प्लस इला कंटीला, जिसमें कांटे हो। नशा प्लस इला नशीला, जिसमें नशा हो। पत्थर प्लस इला पथरीला, जिसमें पत्थर ही पत्थर हो। इस प्रकार हम इनको नए शब्दों को जोड़कर नए शब्द और उनके अर्थ लिखेंगे। अब अगला है प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे शब्दों में बे जोड़कर नया शब्द बनाइए। हमें बे जोड़कर उसके नए शब्द बनाने हैं और उसका अर्थ भी लिखना है। पहले प्रश्न में हमने प्रत्यय देखा, अब दूसरे प्रश्न में हमारे आ रहा है उपसर्ग। घर शब्द है और बे उपसर्ग है, तो बेघर हो जाएगा बिना घर का। मतलब प्लस बे, बे मतलब बिना मतलब के। बे आगे जोड़ना, इसके आगे रखना, आगे रख के फिर बाद में शब्द को पीछे लिखना है। बे प्लस कार बेकार हो जाएगा बिना काम का। बे प्लस खबर बेखबर हो जाएगा बिना खबर का। बे प्लस कसूर हो जाएगा बेकसूर हो जाएगा बिना कसूर का। बेसहारा हो जाएगा तो बिना सहारे के हो जाएगा। बे प्लस ईमान बेईमान हो जाएगा बिना ईमान का हो जाएगा। बे प्लस इज्जत हो जाएगा बेइज्जत हो जाएगा बिना इज्जत का। इसी प्रकार हमने दोनों प्रश्न देखे, एक तो उपसर्ग का और एक था प्रत्यय का। इसी प्रकार हमें उपसर्गों के मेल से नए शब्द बनाने और उनके अर्थ भी लिखे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है, शब्द में से मूल शब्द व प्रत्यय को पहचान कर लिखिए। जो शब्द दे रखे हैं, दुकानदार, दूध वाला, सुंदरता, गाड़ीवान, इसमें से हमें मूल शब्द अलग लिखना है और जो प्रत्यय है उसको अलग लिखना है। दुकान प्लस दार दुकानदार, दूध प्लस दा दूध प्लस वाला दूध वाला, सुंदर प्लस था सुंदरता, गाड़ी प्लस वान गाड़ीवान। इस प्रकार हमें इनको अलग करना था। अब आता है हमारे कार्यपत्रक 64, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी वापस वही पत्र लेखन। पहले देखा था औपचारिक, अब के बार अनौपचारिक पत्र लेखन है, जो इस प्रकार रहेगा। पहला प्रश्न है, अपने मित्र या सहेली को बहन की शादी में आने हेतु निमंत्रण देना है। ठीक है, अपने मित्र और सहेली को बहन की शादी में आने हेतु निमंत्रण देना है। तो किस प्रकार लिखोगे? दिनांक लिखोगे यहाँ पर 7/12/2024 और जयपुर स्थान का नाम लिख देंगे। फिर बाद में लिखेंगे प्रिय मित्र या सहेली नीलम। प्रिय मित्र और सहेली नीलम। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे मैं कुशलपूर्वक हूँ, आप भी कुशलपूर्वक होगी। मुझे तुम्हें यह बताकर अत्यंत खुशी हो रही है कि मेरी बड़ी बहन की शादी दिनांक 25/12/2024 को निश्चित हो गई है। बारात जयपुर से आएगी, सभी सहेलियां आ रही है, तुम भी उनके साथ आ जाना।
2 दिन पहले आकर मेरे काम में सहयोग करना। 2 दिन पहले बुला रही है। साथ ही अपने मम्मी पापा, साथ में क्या कर रही है, क्या बोल रही है, साथ में ही अपने मम्मी पापा भाई को भी लेकर आना। साथ मिलकर खूब मज़े करेंगे। अतः पुण्य निवेदन है कि तुम 2-3 दिन पहले ही आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इस प्रकार यह हमारा पत्र हो जाएगा। फिर बाद में लिखेंगे तुम्हारा या तुम्हारी मित्र रंजना, तुम्हारी सहेली रंजना, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कार्यपत्रक 64। इस प्रकार आप भी लिख सकते हो। अगला है कार्यपत्रक 65, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी अपनी कल्पना से कविता कहानी को आगे बढ़ा पाना। जो अपने कल्पना शक्ति है उससे कहानी और कविता को आगे बढ़ाना है। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र को देखकर इसके बारे में लिखिए। जो चित्र दे रखा है उसके बारे में लिखना था। किस प्रकार है, जैसे कैसे लिखना है, घने पेड़ की छाया में, घने पेड़ की छाया में सोवन मीठी बांसुरी बजाए, ठंडी शीतल शांत नदी में रोहन अपनी नाव चला है। यहाँ पर यह बैठा है सोवन और यहाँ रोहन अपनी नाव चला रहा है, यह बांसुरी बजा रहा है। इसी प्रकार हमें इसको आगे बढ़ाना है। ऊंचे घने पेड़ की डाली पर पक्षी अपनी मधुर गीत सुनाए, पक्षी अपना मधुर गीत सुनाए, पूर्व दिशा में प्रातःकाल सूरज अपनी किरणें फैलाए, सुंदर बने मकानों में मम्मी सबका खाना बनाए, पेड़ों की डाली तेज हवा से धीरे धीरे लहराए। इस प्रकार हमें इसको कंप्लीट करना था। आप भी इसको देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको अलग से आपको आ रहे हैं कल्पना शक्ति से जो ये बनाना, तो आप बना सकते हो। चलो अब चलते हैं कार्यपत्रक 66, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी व्यावहारिक व्याकरण, जिसमें विषय वस्तु में आए विलोम व युग्म शब्दों की पहचान कर लिख पाना। युग्म शब्द दो दो शब्द साथ में एक ही समान दिखने वाले वो, और विलोम शब्द विपरीत शब्द। सबसे पहला प्रश्न है, विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। पहला सब प्रश्न है, विलोम शब्दों को मिलान करना था। संतोष का हो जाएगा, संतोष को हो जाएगा असंतोष, आसानी से हो जाएगा कठिनाई से, साफ का हो जाएगा गंदा, दुखी का हो जाएगा सुखी, अवगुण का हो जाएगा गुण, कम का हो जाएगा ज़्यादा, और बढ़कर से हो जाएगा घटकर। इस प्रकार हमारा यह विलोम शब्दों वाला प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला है प्रश्न नंबर 2, जिसमें दे रखा है गद्यांश को पढ़िए। क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है। तो पढ़ते हैं, उत्तानपाद के 2 रानियाँ थीं, दोनों के एक एक पुत्र थे। इतने में खेलते खेलते ध्रुव भी वहाँ आ पहुँचा। वह सिसक सिसक कर रोता ही रहा। सुनीति के बार बार पूछने पर उसने राज दरबार वाली घटना बताई। इसमें एक एक खेलते खेलते शब्द आए हैं। इसी तरह आप जोड़े वाले शब्द नीचे खाली जगह में भरिए। तो हमें भी ये जो जोड़े वाले शब्द हैं वो खाली जगह में भरना है। तो किस प्रकार भरना है हमें इसको देखिए। जो ये जब जब लिखा हुआ है, अभी अभी लिखा हुआ है, धीरे धीरे लिखा हुआ है, तेज़ तेज़ और बार बार, जो इन खाली जगहों में भरना है। किस प्रकार भरेंगे, सबसे पहला है, बिल्ली बार बार मेरे घर में रखा दूध पी जाती है। तो इसमें आ जाएगा बार बार। अगला है, जब जब सोहन मेरे घर आता है तो मेरे साथ खेलता है, जब जब। अगला है, अभी अभी पता चला कि गगन के पैर में चोट लगी है, अभी अभी पता चला है। और अगला है, बारिश तो धीरे धीरे भी होती है और तेज़ तेज़ भी होती है। इस प्रकार हम इन्हीं शब्दों का यूज करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 67, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी कहानी व कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे पाना। कहानी और कविता को पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। इस कहानी को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
कहानी पढ़ेंगे हम। एक किसान था, उसके घर में एक चूहा रहता था। वह किसान का अनाज खाता था, अगर लेकिन मगर किसान उसे कभी परेशान नहीं करता था। एक दिन रात में किसान के घर चोर आया। किसान सो रहा था और चोर उसकी अलमारी खोल रहा था। चूहे ने उसे देख लिया। चूहा झट से रसोई घर में गया। वह रसोई के बर्तन नीचे गिराने लगा। बर्तन गिरने की आवाज़ से किसान जाग गया। उसने चोर को देखा। चोर भागने वाला था, मगर किसान ने उसे चोर को पकड़ लिया। चोर चोरी नहीं कर सका। यह देखकर चूहा बहुत खुश हुआ। यह हमारी हो जाएगी कहानी। तो इसी के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न इस प्रकार है। किसान के घर में रहता था। किसान के घर में कौन रहता था? चूहा रहता था। चूहा खाता था, क्या खाता? अनाज। अगला प्रश्न है, चूहा बर्तन क्यों गिरा रहा था? चूहा बर्तन क्यों गिरा रहा था? घर में चोर आया था। बर्तन गिरने की आवाज़ से किसान जाग जाए, इसलिए वो बर्तन गिरा रहा था। अगला प्रश्न है, क्या किसान को पता था कि चूहा घर में है? हाँ, किसान को पता था कि चूहा घर में है, मगर किसान उसे कभी परेशान नहीं करता था। हमारे घरों में तो चूहा आ जाए तो हमें उसको भगा देते हैं। अगला है, चोर क्यों भाग रहा था? चोर क्यों भाग रहा था? बर्तन गिरने की आवाज़ से किसान जाग गया और चोर को देखा तो भागने लगा। चोर बर्तन गिरे तो किसान जाग गया, तो चोर को पता चल गया कि किसान जाग गया है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन भाग नहीं सका। किसान ने पहले ही पकड़ लिया। इसी प्रकार हमारा अगला कार्यपत्रक आता है 68, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी विज्ञापन एवं पत्र को स्पष्ट रूप से पढ़ना और जानकारी को समझ पाना। जो हमारे पोस्टर छपे होते हैं उसकी विज्ञापन या पत्र को आराम से उसको शब्दों को समझ पाना, स्पष्ट करना और जानकारी किसके बारे में है उसकी जानकारी समझना है। जैसे कि ये नीचे दे रखा है पोस्टर, उसको पढ़ना है, इसमें क्या है, किस लिए है पोस्टर, इसके प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो ये किसका पोस्टर है? यहाँ पर लिखा हुआ पोस्टर, नृत्य प्रतियोगिता हो रही है। आयु कितनी है? 6 से 14 वर्ष और स्थान कहाँ है? जयपुर। आवेदन की अंतिम तारीख 12/12/2023 है। तो इस प्रकार हमने पोस्टर देखा। अब हमारे प्रश्न आते हैं। प्रश्न पहला है, ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? तो ऊपर पोस्टर हमने देखा अभी, यह है नृत्य प्रतियोगिता। दूसरा है, प्रतियोगिता में आवेदन की अंतिम तारीख तो हमारी 12/12/2023 है। यह देखो यहाँ पर लिखी हुई थी। अगला है, किस आयु वर्ग के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं? तो आयु वर्ग 6 से लगाकर 14 वर्ष के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। इस प्रकार हमारे ये पोस्टर वाला प्रश्न कंप्लीट होता। अगला प्रश्न है, अपूर्ण पत्र को पूरा कीजिए। जो आधा अधूरा पत्र है उसको पूरा करना है। किस प्रकार होगा? सबसे पहले लिखेंगे जयपुर 8 दिसंबर 2024। प्रिय मित्र या सखी, नमस्ते। तुम कैसी हो? मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आप भी कुशल पूर्वक होंगे। आपके दादा दादी, मम्मी पापा सब कैसे हैं? आप यहाँ मिलने कब आ रहे हो? मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। भाई बहन को भी मेरा नमस्ते कहना। आपका मित्र अजय। इस प्रकार हमारा ये पूर्ण पत्र पूर्ण हो जाएगा। अब चलते हैं अगला कार्यपत्रक 69, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी चित्र देकर स्तरानुसार प्रश्नों के उत्तर दे पाना। जो है कार्यपत्रक 69, जिसमें हमारे दक्षता है चित्र देकर स्तर अनुसार, जो हमारा स्तर है उनके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखो, सबसे पहले ये चित्र दे रखा है। एक ध्वज है, ध्वज फहरा रहे हैं बच्चे, यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, सारा काम हो रहा है यहाँ। तो हमें इनके प्रश्न आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर पहला, चित्र में क्या हो रहा है लिखिए। चित्र में क्या हो रहा है यहाँ पर लिखते हैं। इस चित्र में झंडारोहण हो रहा है, बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं, कुछ बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ बच्चे हंस रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा, चित्र में देखा और यहाँ पर लिखा। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है, इस दिन तुम अपने स्कूल में क्या क्या करते हो? झंडारोहण होता है,
तब आप स्कूल में क्या क्या करते हो। तो हम क्या करते हैं, हम विद्यालय में साफ सफाई करते हैं, आने वाले अतिथियों के लिए बैठक की व्यवस्था करते हैं, अतिथियों का स्वागत एवं जलपान आदि की व्यवस्था करते हैं, और भी जो जिम्मेदारियां हमें दी जाती हैं उन्हें पूरे मन से निर्वहन करते हैं। यह हमारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अगला कार्यपत्रक अब है कार्यपत्रक 70। कार्यपत्रक 70 की हमारी दक्षता रहेगी गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझना और उत्तर दे पाना। तो गद्यांश और पद्यांश को पढ़ना और उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कविता पढ़ेंगे। पर्वत पर से नदी उछलती, मैदानों में आती है, हरियाली की चुनर धानी खेतों में लहराती है, मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो ये हमारी कविता हो जाएगी। तो हम इनके अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर है, पहला क्वेश्चन है, नदी मैदानों में कहाँ से आती है। नदी मैदानों में कहाँ से आती है, पर्वतों से निकलकर मैदानों में आती है। खेतों में क्या लहरा रही है, खेतों में हरियाली की चुनर धानी लहरा रही है। अगला प्रश्न है, खुशहाली के गीत किससे लिखने की बात कही जा रही है। जो हल होता है, हल खेत जोतने का औजार जिसे हल बोलते हैं, उसकी नोक होती है, उससे लिखने की बात कही जा रही है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जो गद्यांश इस प्रकार है, पहले हमने पद्यांश पढ़ा था कविता, अब आ रहा है गद्यांश। गद्यांश है, जी हाँ मैं सड़क हूँ, मिट्टी पत्थर और डामर से बनी हुई हूँ, एक बड़े अजगर की तरह मैदानों जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ, पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदान को पार करती हुई गाँवों को शहरों से जोड़ती हूँ। यह हो गया हमारा गद्यांश। और गद्यांश के प्रश्न है, यह गद्यांश किसके बारे में लिखा गया है। यह गद्यांश किसके बारे में लिखा गया, सड़क के बारे में लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है, सड़क किस किस से बनती है। सड़क बनती है, एक तो मिट्टी से बनती है, पत्थर से बनती है और डामर से बनती है। इस प्रकार ये सड़कों का निर्माण होता है और हमारा कार्यपत्रक सत्र कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।